नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं आपके ना होने पर आपको कामों के जरिए ही याद रखा जाता है, इसके जरिए ही फैसलों को सही या गलत भी ठहराया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेकर फिलहाल चल रही है, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन बात एक कुछ समय पुरानी, उस भारतीय राजनीति के लिहाज से नेहरू युग की। 55 साल और इंदिरा युग 36 साल पहले खत्म हो चुका है, लेकिन मौजूदा दौर में भी दोनों ही नेता प्रासंगिक बने हुए हैं। बीजेपी नेहरू को उनकी जीवन शैली और नीतियों के कारण कटघरे में खड़ा कर रही है, तो बीजेपी आपातकाल के जरिए इंदिरा गांधी और राहुल गांधी पर भी सवाल उठा रही है। हालात यह है कि आपातकाल को गलत बताने के राहुल गांधी के बयान पर भी राहुल बीजेपी के निशाने पर है। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी अचानक पुराने मामलों को क्यों खंगाल रही है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। 2 years it's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as much. मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान आपातकाल पर जब सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जो जवाब दिया, उसके बाद सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी नेताओं ने आक्रामक तरीके से राहुल को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल को देर से बात समझ में आती है। दिक्कत यही है राहुल जी में, वो बहुत वर्षों बाद सोचते हैं। अब इतने पीछे उनका सोच चलता है, तब की बात उन्हें लग रही कि अब गलती थी, हालांकि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब वो ये भी सोच लेंगे वो जो आज कह रहे हैं, वो उनको कई वर्षों के बाद लगेगा कि वो गलती कर रहे थे, और तब फिर उनको गलती की माफी मांगनी पड़ेगी। बीजेपी के निशाने पर सिर्फ राहुल गांधी नहीं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी रहे। मुद्दा बना सिगरेट के लिए हवाई जहाज भेजने का। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने राजभवन के दस्तावेजों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि जिस वक्त नेहरू जी भोपाल के राजभवन में रुके, तब उनकी सिगरेट लाने के लिए भोपाल से हवाई जहाज को इंदौर भेजा गया। नेहरू जी की सिगरेट बुलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का प्लेन इंदौर जाता है, ऐशो आराम के लिए। और ये हम नहीं कह रहे, उस समय के राज्यपाल जी का ये एडिट नोट्स है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, यानी पूरे गांधी परिवार को बीजेपी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। जाहिर है, सवाल उठता है कि क्या बीजेपी किसी तय रणनीति के तहत ऐसा कर रही है? क्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही पार्टी ने रुख अपनाया? क्या गांधी परिवार पर हमला करके बीजेपी कांग्रेस के G23 नेताओं को और मजबूत बनाना चाहती है? सवाल ये भी, क्या तमिलनाडु और केरल में गांधी परिवार की लोकप्रियता को नुकसान पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन का मकसद है? वजह चाहे जो रही हो, लेकिन कांग्रेस कहती है कि मौजूदा हालात आपातकाल से भी बुरे हैं। आज अघोषित आपातकाल है। शिवराज चौहान, तुम्हें शायद जानकारी नहीं है, एक प्रधानमंत्री यदि घोषणा करके आपातकाल लगाता है, उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। देश को विकास की नई गति देने के लिए लगाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह शासकों ने अघोषित आपातकाल लगा रखा है। वैसे यदि भारतीय राजनीति को देखें तो बीते कुछ साल से नेहरू के काम पर सवाल ज्यादा ही आक्रामक तरीके से उठाए गए। फिर चाहे कश्मीर मुद्दा हो या चीन का, बार बार नेहरू की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया गया। इसे सियासत में अपने प्रतीक पुरुषों को दूसरों से बेहतर बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। विवेक पटैया के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। अब जरा आपको वो बयान हमने सुनवाया, क्या कहा राहुल गांधी ने, ये भी जरा सुन लीजिए। मैं मानता हूं कि वो एक भूल थी, पूरी तरह से गलत फैसला था, और मेरी दादी ने भी ऐसा कहा था, लेकिन तब कांग्रेस ने भारत के संस्थानिक ढांचे पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी। सच कहें तो ये क्षमता भी नहीं है। आप समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा। अब वो उस बात से
वर्तमान राजनीति पर हमला कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर हमला कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर हमला कर रहे हैं और साथ ही साथ आरएसएस को लेकर वो जिस तरह से बयान देते हैं, जिस तरह से कहते हैं और लगातार वो आरएसएस को अपने निशाने पर रखते हैं। उन्होंने कहा कि एक संस्था, एक विचार पूरे देश पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, यह भी आपने सुना कि एक प्लेन भोपाल से इंदौर जाता है सिगरेट लेने के लिए, क्योंकि खाना खाने के बाद उन्हें सिगरेट पीने का शौक था। ये राजभवन के दस्तावेजों में है। सवाल ये कि इस बयान से इस वर्तमान राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा और एक दूसरे पर जो ये वार पलटवार हो रहा है उसके पीछे की मंशा क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। रजनीश अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, स्वागत है आपका। दुर्गेश शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बयान कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया, तो सवाल ये भी कि मैं दुर्गेश जी से ही ये पूछूं। दुर्गेश जी, इस बयान से जब राहुल गांधी इसको एक्सेप्ट करते हैं जी, इस वर्तमान राजनीति में उस पुरानी बात को, तो क्या पूरी पार्टी एक्सेप्ट करती है या फिर हर नेता के अपने अपने अलग बयान हैं अपने नेता के बयान को समझाने के? नहीं विजय जी, ये स्पष्ट है और कि आपातकाल के ऊपर पहली बार नहीं कई बार कांग्रेस पार्टी अपनी बात रख चुकी है और राहुल जी ने जिस तरीके से आज उस बात को सवाल के जवाब के रूप में बताया कि हाँ, आपातकाल का निर्णय उचित नहीं था, उसका सजा, उसकी खामियाजा हमने भुगता भी है। हमारी पार्टी उस समय चुनाव हार गई और हम सत्ता से बाहर हो गए, पर हमारी जो सत्ता या आपातकाल की जो स्थितियां थी, उनका जो भी रिजल्ट था, उसका सजा देने के 2 साल बाद ही जनता ने, देश ने 1980 में फिर से कांग्रेस को, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अपना आशीर्वाद दिया। हम एक पूर्ण बहुमत 353 सीटों के साथ में देश में फिर से सत्ता में आए। आज जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, जिसको लालकृष्ण आडवाणी जी ने बखूबी आज नहीं जून 2015 में एक वक्तव्य में बोला कि देश में अघोषित आपातकाल है, तो ये बात सही है कि घोषित आपातकाल से परिस्थितियां कुछ लोगों के लिए कुछ अलग तरीके से देश में हो गई थी, पर आज जिस तरीके का घोषित आपातकाल है, ये वाकई बड़ा दुखदाई है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि देश में हो क्या रहा है। 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया, किसान आंदोलनरत है, सरकार उनका सुन नहीं रही है। हाँ, उनके आंदोलन को दमन करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है, सड़कों पे कीले ठुकवा रही है, सड़कों के ऊपर इस तरीके व्यवधान पैदा कर रही है कि कोई किसानों तक पहुंच नहीं पाए। आज आप देखिए कि उनकी कभी बिजली काट देते हैं, कभी उनके संग में पानी उनका रोक देते हैं। सारी परिस्थितियां ऐसी निर्मित कर रखी है कि एक इंसान को अपनी बात को कहने का अधिकार छीन लिया जाए। देश के अंदर आप देखिए विद्रोह की स्थिति निर्मित हुई है। रक्षित सिंह जैसे हमारे युवा आज अपनी नौकरियां छोड़कर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक पत्रकार यदि अपनी नौकरी छोड़ के आवाज बुलंद कर रहा है, चाह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंच रहा है, देश में अघोषित आपातकाल। आपके कहने का मतलब जो है, शायद रजनीश जी यही समझेंगे कि आप ये कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। रजनीश जी, इस बयान के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया, और दूसरा सवाल ये कि क्या वो आपातकाल घोषित था, तो जो कांग्रेस अभी फिलहाल आरोप लगा रही है कि देश में अघोषित आपातकाल है, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, 2-3 बातें हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा कि आपातकाल एक भूल थी, एक गलती थी, ये बात तो एक बार नहीं कई बार कहते रहे, लेकिन क्षमा मांगने का काम ना इंदिरा गांधी जी ने किया था, ना बाद में आज हुआ है। गलती थी तो क्षमा क्यों नहीं मांगते साहब? जो 19 महीने आपने अनाचार, अत्याचार कई लोगों को बिना कारण जेल में ठूस कर किया, जनसंघ के नेताओं केवल नहीं, कई समाजवादी नेता, कई दूसरे सामाजिक नेता, कई सामाजिक कार्यकर्ता, कई शुद्ध पारिवारिक लोग, धंधे पानी व्यवसाय करने वाले लोग जो लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक जज्बात के लिए आगे आए, लड़े, संघर्ष किया, उनको जेल में ठूस दिया। कई परिवार के परिवार बर्बाद हो गए जो उस समय संघर्ष किए 19 महीने उनके। जाकर देखो कई लोगों के किस प्रकार की जीवन जी रहे हैं, तो पता चलेगा किस प्रकार। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई, ना आप दिखा सकते हैं ना आप छाप सकते हैं। मीडिया के लोगों ने, कलाकारों ने, साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने किस प्रकार से उस समय
ये आपातकाल का विरोध किया था। हमारे मध्य प्रदेश में समाचार पत्रों ने विरोध किया था, अपना समाचार पत्र के जरिए विरोध किया था, कई नामचीन लोगों ने विरोध किया था। तो माफी मांगिए, माफी क्यों नहीं मांगते, क्षमा क्यों नहीं मांगते? और कहते हैं हमने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा नहीं किया था। अरे साहब, ये आपातकाल लगाया क्यों था? आपातकाल लगाया इसलिए था कि इंदिरा गांधी जी का चुनाव राजनारायण जी के विरुद्ध अवैध घोषित कर दिया था। न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध में चूंकि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित हो गया था, प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थी, इसलिए यहां आपातकाल लगाया था। आपने तो शुरुआत वहीं से की थी। और आपने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। जज के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 1973 में आपने आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दे दिया, 3 जजेस ने इस्तीफा दे दिया घोषित तौर पर। रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। जोकर्स का समूह कि संवैधानिक संस्थाओं को लेकर आपने कहा था। टीएन सेशन के पहले तो भारत निर्वाचन आयोग को देश भी नहीं जानता था कि चुनाव आयोग की नाम की कोई संस्था भी होती है, चुनाव कराती है। टीएन सेशन ने बताया बाद में कि चुनाव आयोग होता है और चुनाव वो ही कराता है, नहीं तो लोगों को लगता था चुनाव तो कांग्रेस ही कराती है। ये सच सब जानते हैं, देश जानता है। आज जिस प्रकार की गाली गलौच मोदी जी से लेकर तमाम भाजपा के नेताओं पर, जिस प्रकार के न्यायालयों के निर्णय कई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में भी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के विरोध में भी आते हैं, हो सकते थे क्या? जिस प्रकार की गाली गलौच, बिना तथ्य बिना तर्क की भाषा कई लोग बोलते हैं, लिखते हैं, तमाम प्रकार के सोशल मीडिया के मंच हैं, तमाम प्रकार के पोर्टल्स हैं, कर सकते थे क्या? मैं तो नाम लेके कह सकता हूं कि किस प्रकार के कई वेबसाइट किस प्रकार से गलत। दुर्गे जी आपकी कुछ बात का जवाब देना चाह रहे हैं, जरा उनको सुनता हूं। दखल देना पड़ा कि कुछ लोग किस प्रकार की बात कर रहे थे, तथ्यपूर्वक बात की, भाषणबाजी नहीं। विजय जी, इसीलिए मैंने कहा कि मैं केवल राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं। रजनीश जी पुरानी बातों का रोना रो रहे हैं, पर आज की वस्तु स्थिति पर चर्चा करने को तैयार नहीं है कि केवल नोटबंदी के ऊपर पिक्चर बना देने के कारण छापा पड़ जाता है। प्रार्थना करता हूं, मैं अनुराग कश्यप जी की बात कर रहा हूं, बातों को बता रहा हूं। रोना रोना हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं। देश के अंदर पत्रकारों को स्वतंत्रता से काम करने की छूट नहीं दे रही। मैंने बताया रक्षित सिंह जी की भाषा में नहीं है रोना। आज देश में ऐसे कितने पत्रकार हैं, आज देश में कितने पत्रकार हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कानूनी दबाव बना के उनको अपनी बात रखने से रोका जा रहा है। चाहे राजीव सरदेसाई जी हो, चाहे आगा जी हो, चाहे मड़ाल जी हो, कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको जेल तक में डाल दिया। राजीव सरदेसाई यही है आज और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। झूठ परोसते हैं, जिसको लालकृष्ण आडवाणी जी ने बोला। बिल्कुल सही कार्रवाई हुई। रजनीश जी मेरी बात आ जाए फिर आप जवाब दीजिए तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि आप जहां बैठे बीच में क्रॉस हो रही है। बड़ा है तो जिम्मेदारी भी बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाम यदि किसी का बड़ा है तो जिम्मेदारी भी होना चाहिए, और यदि कोई बड़े पद पे बैठा है तो उसकी भी जवाबदारी होना चाहिए। कम से कम देश के अंदर जिस तरीके से आपातकाल की स्थिति पैदा कर रखी है, जिस तरीके से लोगों की बात को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं है, जबकि इनके प्रोदा कह रहे हैं कि आप अघोषित आपातकाल है। लालकृष्ण आडवाणी जी मेरी पार्टी के नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ब्लॉग तक में इस बात को लिखा है कि देश में अघोषित आपातकाल है। आज जिस तरीके का माहौल देश के अंदर है, आप सरकार से सवाल तो पूछिए। मैं दुर्गे जी एक सवाल आपसे पूछकर फिर मैं जा रहा हूं रजनीश जी के पास। सरकार से सवाल तो पूछिए, उंगली तो उठाइए, जेल में डाल दिया जाएगा। के बीच सिगरेट भी तो निकल आई सर, उस पर भी जवाब दे दीजिए। जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया, उन्होंने बिल्कुल जवाब दे रहा हूं जी। चिकित्सा मंत्री महोदय क्या स्तर पर राजनीति करना चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि देश में इस बात पर चर्चा हो कि कौन सा नेता क्या खाता था, क्या पीता था? क्या मैं आज इस बात पर बहस करूं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह बोला था मैं अविवाहित हूं, कुंवारा नहीं हूं? क्या इस बात पर चर्चा करूं? क्या मैं इस बात पर चर्चा करूं कि वो कहते थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कि मुझे नॉनवेज में फलानी चीज पसंद है? इस बात पर चर्चा करूं? यह जो पत्रिकाओं में छपा था कि उनको रात को बिना वाइन पिए नींद नहीं आती थी, इस बात पर चर्चा करूं? मैं नहीं चाहता कि इन सब बातों पर चर्चा हो, क्योंकि जो पुर्दा हैं, जो शीर्ष हैं, जो हमारे आइकॉन्स हैं देश के,
उनके सम्मान को बरकरार रखना चाहिए। और जिस तरीके से राजभवन के मैं इस तरीके की बात प्रकाशित करी है, मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूं कि जब एक चीज के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया तो इसको भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए ताकि एक शुद्ध राजनीति हो पाए। जी विजय जी, इसमें नहीं, मैं एक्सेप्ट करने और नहीं एक्सेप्ट करने वाली बात क्या हो रही है। जब देश की आजादी थी उस समय एक इकलौता ऐसा परिवार था जिसके कपड़े धुलने विदेश में जाते थे, कोई देश की सरकारें नहीं भेजती थी, वो खुद अपने आप में इतने सक्षम थे। देश में आजादी के समय जब कुछ व्यवस्थाएं देश में आजादी के आंदोलन को बढ़ाने के लिए नहीं थी, अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। देश के अंदर जो आजादी का केंद्र था वो मोतीलाल नेहरू जी का भवन था। आप वर्तमान प्रधानमंत्री के सूट पर यदि पूरे परिवार के संग अपनी आहुति दे को देश को आजाद कराया है तो सर कम से कम आरोप तो आपको भी झेलना पड़ेगा। जी चलिए मैं इस पर जवाब लेता हूं, आगे बढ़ता हूं, मैं वापस आऊंगा ताकि एक हम विचार जो है वो आदान प्रदान होते रहे, बराबर बातचीत होती रहे सबसे। रजनीश जी इन तमाम सवालों का मतलब क्या निकाला जाए, इन तमाम मैं रुक रहा हूं सर, आपके पास वापस आऊंगा दुर्गेश जी। इन तमाम बातों का मतलब क्या निकाला जाए? क्या अब इसको आने वाले 5 राज्यों के चुनाव से जोड़कर देखूं, या फिर एक राजनीति का स्तर यह आ गया है कि अगर कुछ गलती हो गई और किसी व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया तो कम से कम उस पर इतनी बयानबाजी हो जाए कि उसे अपने बयान पर ही शर्मिंदा होना पड़ जाए? नहीं, देखिए आपातकाल कोई सामान्य चीज नहीं है, सामान्य बात नहीं है। आपातकाल भीषण त्रासदी रही है 19 महीनों की इस देश की लोकतंत्र को कुचलने की, संविधान की हत्या की, तो इसलिए भूलने भुलाने वाली बात नहीं है। हम तो उसकी बरसी मनाते हैं 1 जून को, 26 जून की दरमियानी रात जिस प्रकार के आपातकाल लगाने का कृत्य इस देश में हुआ था, संविधान की हत्या का कृत्य हुआ, तो भूलने वाली बात नहीं है साहब, भूलने वाली बात बिल्कुल नहीं है। और ये बात कहते हैं वर्तमान में अघोषित आपातकाल होता तो कांग्रेस के ये जिस प्रकार के छोटे से नेता लेकर बड़े के नेता जो जिस प्रकार की गाली गलौज की भाषा बोलते हैं, बोल सकते थे बिना तथ्य बिना तर्कों के। चाहे पत्रकार हो, साहित्यकार हो, कोई भी व्यक्ति हो लिख सकता था कि हम कुछ भी लिख दें कि ट्रैक्टर से कुचल के किसी किसान की मौत हो गई और उसको लिख दें कि उसकी गोली से हत्या हुई। ये कोई जिम्मेदार नागरिक की स्थिति है? क्योंकि कानून से बड़ा हो गया, वो संविधान से ऊपर हुआ। क्यों? क्योंकि मोदी विरोध करता है इसलिए संविधान से ऊपर है, भाजपा का विरोधी इसलिए संविधान से ऊपर है। कोई ये नहीं है जी, कोई नहीं है। राष्ट्रपति को क्या बना के रखा हुआ था? नहीं सर, लेकिन राहुल गांधी का ये भी तो कहना है कि आप जो है संस्थाओं की, केंद्र की संस्थाओं, संवैधानिक तरीका है कि किसानों के आसपास कीले गाड़ दो, ये संवैधानिक तरीका है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। संस्थाओं पर कीले गाड़ देना, मैंने कहा आपसे कि संवैधानिक कोई किसानों तक पहुंच नहीं पाए, ये संवैधानिक व्यवस्था है। में लगातार हुआ, राष्ट्रपति भवन पर हमला हुआ, भारत निर्वाचन आयोग पर हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, आउट ऑफ टर्म प्रमोशन, 3 जजों के इस्तीफा। 1973 का मैंने उदाहरण दिया, भारत निर्वाचन आयोग TN सेशन के पहले चेरी हुआ करता था कांग्रेस की, ऐसा लगता था जिसमें चुनाव कांग्रेस करा रही है। तो इसलिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है नेहरू जी क्या खाते थे, क्या पीते थे, सेशन आपने बैठाए थे, अगर इस्तेमाल इसमें किए जाते TN सेशन को चुनाव आयोग पे किसने बैठाया था? देश का प्लान इस्तेमाल किया जाता तो सवाल खड़ा होगा। अगर राजभवन इसमें लगता था तो सवाल खड़ा होगा। कोई चलाता आया है तो क्या कांग्रेस पार्टी, हमें कोई सरोकार नहीं है। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, हमें कोई सरोकार नहीं है। किससे मिलते थे, किससे नहीं मिलते थे, बहुत किताबें लिखी गई, हमें इसमें कोई रुचि नहीं है। लेकिन अगर देश के संसाधन खपते थे तो आप कहां खड़े हो ये समझ में आता है मुझे। कोई दुर्गेश जी, रजनीश जी ने सवाल पूछे, उस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन क्यों कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि एक आइडियोलॉजी है जो सब तरफ हावी हो रही है, चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या फिर साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन जैसी स्वतंत्र संस्था, उन पर एक आइडियोलॉजी हावी होती है। आप लगातार आपकी पार्टी जो है और आपके पूर्व अध्यक्ष जो है वो ये आरोप लगाते रहे। उन्होंने कहा भी है कि संसद में डिबेट के दौरान मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, आरएसएस हर जगह घुसपैठ कर रही है, कोर्ट, इलेक्शन कमीशन जैसी स्वतंत्र संस्थाओं पर एक ही विचार काम कर रहा है। और आपने भी ये भी कहा कि देश के अंदर अघोषित आपातकाल है। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? से कौन से कारण हैं जिनसे आपको ये इतनी सारी चीजें एक साथ कहनी पड़ रही हैं, आपके राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष को भी और आपको भी और आपके पार्टी के हर बड़े नेता को भी? क्या वाकई एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इतनी बढ़ गई है कि एक ह्यूमर फैलाया जा रहा है, या वाकई इसमें कोई सच्चाई है? विजय जी, अघोषित आपातकाल ये मेरा वक्तव्य नहीं है।
ये जो आज परिस्थितियां हैं उस पर मेरे विचार भी हैं जी। और ये वक्तव्य या इस तरीके का जो कहा जाना है कि आज अघोषित आपातकाल है, लालकृष्ण आडवाणी जी ने जून 2015 में बोला था। परिस्थितियां देख के 1 वर्ष के शासनकाल में, वही शासनकाल आज 7 साल होने जा रहे हैं, 8वां साल चल रहा है, सब देख रहे हैं कि किस तरीके का वातावरण आज देश में है। केवल और केवल एक पिक्चर बना देने पे, संबंधित एक निर्णय के ऊपर उसके घर छापे पड़ जाते हैं। यदि सरकार के किसी निर्णय पर कोई कुछ अपनी अभिव्यक्ति दे दे तो उसके खिलाफ चाहे ईडी से, आईडी से लेके और न जाने कौन कौन सी संस्थाएं पीछे लग जाती हैं। तो आज परिस्थितियां वैसी निर्मित हैं। और जैसा हमने देखा कि जब गुजरात का चुनाव था तो 4-5 राज्यों में चुनाव होना था। निर्णय का तरीका यह होता है, चुनाव आयोग एक साथ सारी तारीखें निर्णय लेता है, घोषित करता है, पर नहीं साहब, गुजरात को अलग रख दिया गया, बाकी को अलग तरीके से किया गया। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी गुजरात में कि उसको एक साथ घोषित नहीं किया जा सके, पर भैया लोगों के लिए अनुकूल नहीं था। उसका वो खामियाजा भी इन्होंने भले देर से किया, फिर भी हाशिए पे ही रहे थे, ताकत के संग नहीं जीत पाए थे, 99 पे रुक गए थे। तो ये स्थितियां हैं। और आज जो माहौल दिख रहा है कि देश को एक सूत्र में पिरोने वाले लोह पुरुष, जिनको हम सब शिद्दत के साथ में नमन करते हैं, इसलिए कि आज देश पूरी ताकत के संग यदि है और एक सूत्र में है, तो उसमें एक उनका बहुत बड़ा रोल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके नाम पे एक स्टेडियम है, नाम हटा दिया जाता है, वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय जी का नाम लिख दिया जाता है। ये कैसी परिपाटी डाल रहे हैं देश में? ये कैसी सोच और कैसी विचार देश में एक लागू करना चाह रहे हैं? ये सब बातें जो हैं ये बताती हैं कि लालकृष्ण आडवाणी जी ने कुछ गलत नहीं बोला। आज जब अपनी बात को रखने के लिए कोई आंदोलन करता है तो उस आंदोलन को अपने कुछ लोग भेज के आप डिस्टर्ब कर दो। पता लगा कि साहब ट्रैक्टर रैली हो रही है, वो कर रहे हैं, एक व्यक्ति जाता है, झंडा फहरा देता है, वो व्यक्ति आखिर में निकलता किस का है? उसी संस्था का जो सरकार में है। पता लगा एक व्यक्ति की गलती, 40 के ऊपर केस और उस व्यक्ति पर केस नहीं। आपका जब पूरा देश आवाज उठाता है, मैं रजनीश जी तब झंडा फहराने वाले के आपसे ऊपर लास्ट केस लगाया करना चाहूंगा जाता है। मैं जी देखिए, ये देश बहुत अच्छे से जान रहा है, देश तो छोड़िए कांग्रेस के नेता जान रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जिनकी जिंदगी निकल गई, उनके बयान सुन लीजिए। आनंद शर्मा जी जिनकी जिंदगी कांग्रेस में निकल गई, उनके बयान सुन लीजिए। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी की किताब पढ़ लीजिए, उनके बयानात तमाम प्रकार के वो सुन लीजिए। भारत रत्न मिल रहा था प्रणब मुखर्जी जी को, जिनका जीवन निकला कांग्रेस में। भारत रत्न मिलते समय कोई उपस्थित नहीं था कांग्रेस के उस परिवार से। किस बात को लेकर कर रहे हैं आप? लोकतांत्रिक भावना की बात कर रहे हैं? ये चापलूसी करने वाले एक खानदान की हमें बताएंगे, भारत को बताएंगे क्या होता है लोकतंत्र? जिनकी जड़ों में लोकतंत्र है, जिनके जज्बातों में लोकतंत्र, जिनकी परंपराओं में लोकतंत्र, जिनके रीति रिवाजों में लोकतंत्र है, सदियों से अनंत काल से लोकतंत्र आप समझते हैं लोकतंत्र क्या होता है? आप समझते हैं लोकतंत्र क्या होता है? 1975 यदि आप समझते होते लोकतांत्रिक संस्थाओं के न्यायालय जिस प्रकार से हत्या की सबने देखा है, इस देश के मानस को तोड़ने का काम किया सबने के, एक खानदान की चापलूसी करने का काम इस देश में अधिनायक बात चलाने का काम नहीं संभव हो सकता। ये इनकी पार्टी जूझ रही है। आज इनके 23 नेता जिस प्रकार से कश्मीर में जाकर बैठक से बयान दे रहे हैं, वो बात अपनी कहते हैं कि बात जो आज आप कांग्रेस के हालात पता चल जाएंगे। केवल एक चापलूसी में बाकी कांग्रेस लगी है। आज चलिए, सवाल हमने आप दोनों से पूछा, अपने 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 तर्क रखे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि राहुल गांधी अगर किसी बयान पर अगर वो कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या पूरी पार्टी एक्सेप्ट कर पाएगी? और साथ ही साथ आने वाले समय में जो आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि केवल और केवल एक आइडियोलॉजी जो है वो काम कर रही है, सारी संस्थाओं पर वो दबाव बना रही है, तो वाकई इसमें कितना सच है और कितना झूठ है? और क्या वाकई लोग ये कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल है, तो इसमें कितनी सच्चाई? लगातार नजर बनी रहेगी, हम भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।